जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द राज रिसर्च सेंटर में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर फिक्स्ड है कि 3 नंबर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चाहे ये वाला पूछ ले, चाहे ये वाला पूछ ले, चाहे ये वाला पूछ ले, तीनों ही आएगा। और ध्यान से इस ग्राफ को समझना है, एकदम बारीकी सुनना है। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो टॉपिक का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, यानी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या किसे कहते हैं? तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है, क्या अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है जहां लोग आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रिया करके, मैंने 2 पॉइंट बोला, जहां पर लोग आर्थिक और दूसरा गैर आर्थिक क्रिया करके जीवन यापन करते हैं, यानी जिंदा रहते हैं। दोस्तों, आर्थिक क्रिया करके और गैर आर्थिक क्रिया करके जहाँ पे लोग जीवन यापन करते हैं, ऐसी व्यवस्था को या ऐसे ढांचे को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आपके मन में आना चाहिए कि आर्थिक क्रिया क्या है, गैर आर्थिक क्रिया है कि नहीं। तो आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है दोस्तों जहाँ पे लोग काम करने के बदले रुपये लेते हैं। क्या लेते हैं? रुपये, यानी कि पैसा लेते हैं। ऐसी क्रिया को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। और जहाँ पे लोग काम करने के बदले रुपये नहीं लेते हैं, ऐसी क्रिया को हम गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी समझो, ऐसा भी काम होता है कि हम कहीं काम भी करें, पैसे भी ना ले। हाँ, होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, हमारी घर में हमारी माता और बहनें जो हमारे लिए खाना बनाती है, क्या उसके लिए आप पैसे देने जाते हो? यस नो? नहीं देते। तो ऐसी क्रिया गैर आर्थिक क्रिया हुई। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो उस रेस्टोरेंट वाले को पे करते हो नहीं करते हो? पे करते हो। तो ऐसी क्रिया को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जब इन दोनों क्रिया को जोड़ देते हैं तो ऐसे ढांचे को हम क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऐसे ही अर्थव्यवस्था में 3 प्रमुख समस्याएं आती है। अच्छा, पिछले वीडियो में ये समझाया था कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर वीडियो ये देखना कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है तो आप पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हो। तो आप समझते हैं अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या क्या है। तो पहला है, क्या उत्पादन किया जाए। क्या दोस्तों? क्या उत्पादन किया जाए। दूसरा, कैसे उत्पादन किया जाए। और तीसरा, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो पहले समझते हैं क्या उत्पादन किया जाए। देखो दोस्तों, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में ना संसाधन सीमित है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित है। तो सीमित संसाधन होने के कारण समाज के हर एक व्यक्तियों की आवश्यकता पूरी नहीं की जा सकती है। तो ऐसे में कुछ ही वस्तु का उत्पादन किया जाएगा। तो इसीलिए पहली समस्या ये आती है कि क्या उत्पादन किया जाए। वो भी क्या उत्पादन किया जाए में 2 समस्या आती है, किन वस्तुओं का उत्पादन करें, किन वस्तुओं का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें। किन वस्तुओं का मतलब उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करें या फिर पूंजीगत वस्तु। उपभोक्ता वस्तु वह वस्तु होती है जो मानवीय इच्छाओं से संतुष्ट करती है, जैसे पाव रोटी हो गया, मक्खन हो गया, बर्गर हो गया, चिल्ली पटेटो हो गया, मोमोज हो गया। वही पूंजीगत वस्तु वह वस्तु होती है जो मानवीय इच्छाओं से संतुष्ट नहीं करती है, ये अप्रत्यक्ष रूप से करती है उपभोग वस्तुओं के सहायता से। जैसे कि बर्गर बनाने की मशीन हो गई, है कि नहीं, पिज्ज़ा बनाने वाली मशीन हो गई। तो कौन सी वस्तु हुई? पूंजीगत वस्तु हो गई। तो यानी अर्थव्यवस्था में पहली समस्या आती है क्या उत्पादन किया जाए, जिसमें 2 पहलू आते हैं, किन वस्तु को उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें। किन वस्तुओं उपभोग वस्तु का उत्पादन करें या फिर पूंजीगत वस्तु का उत्पादन करें। अगर दोनों ही कर रहे हैं तो कितनी मात्रा में उत्पादन करें। ये अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या है। दूसरी समस्या ये आती है कि कैसे उत्पादन किया जाए। कौन सा दोस्तों? कैसे उत्पादन किया जाए। अब कैसे उत्पादन किया जाए, इसका मतलब यहाँ पर तकनीक से, यानी हम कौन सी तकनीक के माध्यम से उत्पादन कर रहे हैं। तो कैसे उत्पादन किया जाए में 2 ही तकनीक आता है, एक आता है श्रम प्रधान तकनीक और दूसरा आता है पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक वह तकनीक होता है जहाँ पर लेबर ज़्यादा होते हैं और मशीन कम होती है, यानी लेबरों की संख्या मशीन की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे तकनीक को हम श्रम प्रधान तकनीक कहते हैं। वहीं पूंजी प्रधान तकनीक वह तकनीक होता है जहां पर कैपिटल, मशीनें ज़्यादा होती हैं लेबर की तुलना में, यानी लेबर कम होते हैं और मशीनें क्या होती हैं? ज़्यादा। ऐसी तकनीक को हम पूंजी प्रधान तकनीक कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था के अंदर कैसे उत्पादन किया जाए में उत्पन्न तकनीक की चयन की समस्या से होती है कि श्रम प्रधान तकनीक से करें या फिर पूंजी प्रधान तकनीक से करें। तीसरा समस्या ये आता है कि किसके लिए उत्पादन करें। मान लो हम क्या उत्पादन कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ भी हो सकता है, कैसे कर रहे भी हो सकते हैं, लेकिन लास्ट में ये आता है दिक्कत कि किसके लिए करें, है कि नहीं। क्योंकि अर्थव्यवस्था में समाज के अंदर बहुत अमीर भी रहते हैं, गरीब रहते हैं। तो हर एक व्यक्ति की नज़र देखा जाए तो हर एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं किया जा सकता, पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो अमीर व्यक्ति होता है उसकी इच्छाएं अलग होती हैं, वहीं गरीब व्यक्ति से उसकी इच्छा अलग होती है। जैसे एक अमीर आदमी है तो उसके लिए इच्छा क्या होगी, मेरे पास एक बंगला होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, आने के लिए खर्चा होना चाहिए, पेट्रोल पैसा होना चाहिए, यानी एक अमीर की तुलना होती है। लेकिन गरीब के लिए देखा जाए तो एक आधारभूत आवश्यकता है, जैसे रोटी कपड़ा मकान हो जाए तो वही बहुत है गरीब के लिए। तो अर्थव्यवस्था के अंदर तीसरी समस्या है
किसके लिए उत्पादन किया जाए, अमीर के लिए उत्पादन किया जाए या फिर गरीब के लिए उत्पादन किया जाए। क्योंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में संसाधन क्या होते हैं दोस्तों, सीमित। संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि अमीर के लिए उत्पादन किया जाए या फिर गरीब के लिए उत्पादन किया जाए। अगर आपको समझ में आ गया तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि और अच्छे से समझ सको। तो यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। लास्ट वीडियो में ना दोस्तों ये 2 पॉइंट मिसिंग था, वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर, क्योंकि लास्ट वीडियो में टाइम बन नहीं पाया था, मैं बना नहीं पाया। तो इस बार वीडियो में समझ जाएंगे कि वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान सुनना है। देखो आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी क्योंकि 11th क्लास में आ चुके हो, इकोनॉमिक्स नहीं ली है, तो दिक्कतें क्या आती है ना कि आपको शुरुआत में ना इकोनॉमिक्स सब चीज़ मान के चलना पड़ेगा कि हाँ हमने माना एक उपभोक्ता संतुलन में है, हमने माना कि अर्थव्यवस्था ये होती है, और धीरे धीरे जब इस पढ़ते जाओगे ना तो क्या आप समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं कि वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। देखो वास्तविक अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होता है जो बताता है कि एक अर्थव्यवस्था में वास्तविक समस्या, एक अर्थव्यवस्था में जो वास्तव में आर्थिक समस्या होती है उसको कैसे हल किया जाए, कैसे हल किया जाए। यानी कि एक अर्थव्यवस्था में कोई समस्या है तो उसको किस तरीके से हल करे, ये कौन बताता है, ये बताता है वास्तविक अर्थशास्त्र। कहीं कहीं पे सकारात्मक अर्थशास्त्र भी लिखा हुआ तो एक ही दोनों का मतलब होता है। तो वास्तविक अर्थशास्त्र ये बताता है कि आर्थिक समस्या को कैसे हल की जानी चाहिए। वहीं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र बताता है कि आर्थिक समस्या को किस प्रकार हल की जानी चाहिए, यानी बताता है कैसे हल की जाती है और ये बताता है किस प्रकार से की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल कोई पूछे, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं कहता हूँ कि खाना कैसे बनता है, ये कहता है किस प्रकार से बनाना चाहिए, यानी अपने सोच ही रहा है कि खाना किस तरीके से बनाए, लेकिन कहता है खाना कैसे बनता है। तो दोनों में बहुत अंतर है। दूसरा जो वास्तविक अर्थशास्त्र होता है ये आंकड़ों की जांच करता है, यानी वास्तविक अर्थशास्त्र होता है, इसमें आंकड़ों क्या की जाती है, जांच की जाती है, जबकि इसमें आंकड़ों की जांच नहीं की जाती। इसमें आंकड़ों की जांच की जाती है, इसमें आंकड़ों की जांच नहीं की जाती। तीसरा ये तथ्य आधारित होती है, तथ्य मतलब फैक्ट्स होता है इसकी बातों में। अगर वास्तविक अर्थशास्त्र में कुछ ही बातें हो रही हैं तो फैक्ट पर आधारित होगी, ना कि ऐसी हवा में। जबकि ये जो होता है ये व्यक्तिगत विचार आधारित होता है, यानी किसी के थॉट्स शामिल होते हैं कि मेरा विचार ये है कि खाने में आज राजमा चावल बनेगा, लेकिन ये बोलेंगे नहीं राजमा चावल बनेगा लेकिन राजमा के जो हो गए वो 200 ग्राम हो गए, चावल होगा आधा किलो होगा, फिर 5 रुपये की हल्दी होगी, 5 रुपये का मिर्ची का बुक्का होगा। तो ऐसे से बताता है। तो ये तथ्य आधारित होता है, जबकि ये किसी व्यक्ति के विचार पर आधारित होता है। अगला ये लक्ष्य के प्रति उदासीन होता है। अब ये उदासीन का मतलब नेगेटिव मतलब मैं समझाता हूँ, जबकि लक्ष्य के प्रति मूल्य निर्णय देता है। अब समझ दोनों का अंतर क्या है। ये लक्ष्य के प्रति उदासीन होता है, इसका मतलब है कि जो लास्ट में बनना है वो बनेगा ही बनेगा। अगर राजमा चावल बन रहा है, नमक डाल दियो ज़्यादा तो नमक तेज हो ही जाएगा, जबकि ये मूल्य निर्णय देता है। अच्छा नमक तेज हो गया, चलो इसमें और कुछ क्या करते हैं, बदलाव करते हैं, थोड़ी मिर्ची डाल देते हैं तो नमक का असर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ये लक्ष्य के प्रति उदासीन होता है, जबकि लक्ष्य के प्रति मूल्य निर्णय देता है। आगे इसका उद्देश्य जो होता है दोस्तों वो आर्थिक गतिविधि की वास्तविक व्याख्या करना होता है। यानी वास्तव में अर्थव्यवस्था में जितनी घटना घट रही है, क्या जनसंख्या बढ़ रही है तो हाँ बताएगा, कीमतें बढ़ रही है हाँ बताएगा, आय की असमानता बढ़ रही है तो बताएगा। यानी यहाँ पे वास्तविक आंकड़ों की मतलब यहाँ पे आर्थिक गतिविधियों की वास्तविक व्याख्या की जाती है। जबकि यहाँ पे इसका उद्देश्य होता है आदर्श निश्चित करना। आदर्श जैसे आपने सोचा होगा कभी न कभी कि मेरे आइडल है, मैं उनसे मिलूंगा भविष्य में, है कि जैसे किसी किसी का आइडल अमिताभ बच्चन है, किसी के कोई है, तो वैसे ही इसका उद्देश्य क्या होता है, आदर्श निश्चित करना कि हाँ इस तरीके से करेंगे। उदाहरण के लिए समझे तो जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमतें लगातार बढ़ रही है, कीमतें लगातार बढ़ रही। फैक्ट है कि जो पहले दूध 16 रुपये का लीटर आधा लीटर आता था, आज वो 20 का पहुंच गया, अमूल वाला 32-33 का पहुंच गया। तो यानी देश के अंदर कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। तो ये बताएगा, ये आदर्शात्मक अर्थशास्त्र कहेगा कि इस कीमतों को कैसे नियंत्रण करें। दूसरा ये बताएगा जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो जनसंख्या कैसे नियंत्रण करें। जैसे कह सकते हो देश के अंदर आय की असमानता बढ़ रही है। आय की असमानता मतलब अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता है। ये कौन बताएगा आपको, ये बताएगा आपको वास्तविक अर्थशास्त्र। और वहीं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र ये बताएगा कि जो आय की असमानता, अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता है, तो इसकी इक्वालिटी को कैसे सामने लेकर आए, इसको कैसे करें। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अपने नोटबुक में उतार सको।